नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खमा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज हम पढ़ रहे हैं हम विनिर्माण उद्योग। और विनिर्माण उद्योग में हम पढ़ रहे हैं, हमने कल पढ़ा था लोहा इस्पात उद्योग पढ़ा था, और आज हम पढ़ेंगे एल्यूमिनियम प्रगलन, मतलब एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, एल्यूमिनियम उद्योग पढ़ेंगे मतलब कि। तो भारत में एल्यूमिनियम प्रगलन दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है। यह हल्का जंग, भाई देखो राजस्थान में ना बड़ी ठंड पड़ रही है, और हमारे शेखावाटी में तो बहुत बहुत ज़्यादा पड़ रही है। माइनस में टेम्परेचर जा रहा है, रात को तो मतलब -1 -2 हो जाता है। मतलब हमारे जो एरिया के आसपास वाले क्षेत्रों में, आपके यहाँ पे कैसे ठंड पड़ रही है? इस ठंड में ना मतलब पढ़ाई करने का भी मन नहीं करता, क्योंकि हाथ काम ही नहीं करते, है ना। लेकिन पढ़ने का ठंड से अच्छा मौसम कोई सा हो नहीं सकता है, क्योंकि ठीक है बाहर जाने का मन नहीं करता और अंदर बैठे बैठे पढ़ते रहो। और आपकी बहुत जल्दी 3rd ग्रेड और 1st ग्रेड की एग्ज़ाम्स भी होने वाली हैं, तो पढ़ाई के लिए बेस्ट ऑप्शन है। बच्चों को किसी भी तरह की मतलब रियायत नहीं देनी है खुद को, है ना। बस रूम बंद रखो, रजाई लो, रजाई रजाई मतलब यार रजाई में रहोगे तो पढ़ नहीं पाओगे। वैसे अपनी टेबल चेयर पे रहो। मतलब मैं तो ऐसे ही करती थी, मेरे पढ़ने के ज़माने में टेबल चेयर पे ही रहती थी, क्योंकि रजाई में आते ही तो नींद आती थी। बाकी पैर गर्म करने के लिए पैरों पे चद्दर वद्दर डाल सकते हो आप थोड़ा बहुत, तो पढ़ाई करते रहो। हाँ ये बताओ कि आप कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हो, और आपके इधर कैसे ठंड पड़ रही है, क्योंकि हमारे इधर कड़ाके वाली ठंड पड़ रही है, ठीक है। आवाज़ से भी पता चल जाता होगा मेरी से, क्योंकि बहुत ठंड लगती है हाथ बाहर निकालते ही, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं। भारत में एल्यूमीनियम प्रगलन दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है। जैसा कि पहला धातु शोधन उद्योग हमने पढ़ा लोहा इस्पात, उसके बाद में है एल्यूमीनियम। यह हल्का, जंग अवरोधी, ऊष्मा का सुचालक, लचीला और अन्य धातुओं के मिश्रण से अधिक कठोर बनाया जा सकता है। हवाई जहाज बनाने में, बर्तन और तार बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो एल्यूमीनियम का उद्योग भाई जंग विरोधी होता है, लोहे की तुलना में हल्का होता है, ऊष्मा का सुचालक होता है एल्यूमीनियम, है ना। ऊष्मा आसानी से प्रवाह की जा सकती है, तो महत्वपूर्ण होता है। इसका उपयोग किस किस में किया जाता है? हवाई जहाज बनाने में, बर्तन बनाने में, तार बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और कई उद्योगों में इसका महत्व इस्पात, तांबा, सस्ता, जस्ता व शीशे के विकल्प के रूप में भी प्रयुक्त होने से बड़ा है। इस्पात की जगह, तांबे की जगह, जस्ते की जगह भी हम इसका उपयोग करते हैं वैकल्पिक रूप में, तो भी इसका प्रयोग बढ़ गया है। देश में एल्यूमीनियम प्रगलन संयंत्र ओडिशा, पश्चिमी बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्यों में स्थित है। कहाँ कहाँ में है? ओडिशा में है, पश्चिमी बंगाल में भी है, केरल में भी है, यूपी में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में। देखो मोस्टली तो दक्षिणी भारत में ही है। उत्तर भारत की बात करें तो यूपी में है, और ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास वाले छत्तीसगढ़ में है। बाकी तो मोस्टली दक्षिणी भारत में ही इसके प्रगलन के संयंत्र स्थापित है। इस तरह से देखो एल्यूमिनियम की पट्टियाँ तैयार की जाती हैं, ठीक है। नालको, ये हमारा एल्यूमिनियम का वो है, एक केंद्र है, और वहाँ पे इस तरह से एल्यूमिनियम की पट्टियाँ तैयार की जाती है। प्रगालकों में बॉक्साइट का कच्चे माल पदार्थ के रूप में, जो कि भारी गहरे लाल रंग की चट्टान जैसा होता है, का प्रयोग किया जाता है। तो मतलब एल्यूमिनियम जो बनता है वो बनता ही बॉक्साइट से है। एल्यूमिनियम का अयस्क जो होता है वो बॉक्साइट होता है, और बॉक्साइट से तैयार किया जाता है एल्यूमिनियम। तो बॉक्साइट जहाँ पे मिलेगा वो वहाँ पे ही एल्यूमिनियम मिलेगा। बताइए बॉक्साइट कहाँ पे मिलता है? मैंने आपको खनिज वाले पार्ट में पढ़ाया था, और शायद 2 नाम भी आपको याद करवाए थे कि वैसे तो जहाँ पे लोहा मिलता है उसके आसपास बॉक्साइट भी मिल जाता है, लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा जो बॉक्साइट है वो कहाँ मिलता है? और उस राज्य के 2 नाम भी मैंने आपको याद करवाए थे कि ये 2 नाम याद कर लो, क्योंकि बॉक्साइट जब भी पूछा जाता है वो स्पेशल राज्य और ये नाम जरूर पूछे जाते हैं। या तो वो क्षेत्र पूछ लिया जाता है कि ये क्षेत्र किसके लिए फेमस है। तो देखते हैं कितना याद है आपको। मैंने 7-8 दिन लेक्चर्स नहीं लिए, तो आपने क्या किया उन दिनों में? तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, बताइएगा कि बॉक्साइट भारत में कहाँ पे पाया जाता है। इस उद्योग की ये देखिए कि बॉक्साइट किस तरह से तैयार किया जाता है। 4 से 6 टन बॉक्साइट होता है, उससे 2 टन एल्यूमिना बनाया जाता है, और फिर 1 टन एल्यूमिनियम बनाया जाता है। मतलब 4 से 6 टन बॉक्साइट लेते हैं, उससे 1 टन एल्यूमिनियम बनता है, मात्र 1 टन। तो बॉक्साइट बनाने की प्रक्रिया इसमें दी गई है। सबसे पहले तो एल्यूमिनियम बनाने की प्रक्रिया दी गई है। सबसे पहले तो कच्चा माल जो होता है वो होता है बॉक्साइट, है ना। बॉक्साइट का खनन करके मतलब पहले तो बॉक्साइट निकाला जाता है, फिर उसका परिवहन किया जाता है। जहाज से नहीं सड़क से कम करते हैं, रेल और समुद्र से ज़्यादा करते हैं। क्यों? क्योंकि मतलब वही है कि ठीक है यार, ज़्यादा भारी पदार्थ होते हैं, सड़क से इनका परिवहन आसान नहीं होता। फिर इससे एल्यूमिना तैयार किया जाता है। एल्यूमिना बॉक्साइट दलन और एल्यूमिना घुलन, एल्यूमिनियम शोधशाला।
मतलब जो दूसरा जो पदार्थ तैयार होता है एल्यूमिनियम से पहले वो होता है एल्यूमिना। फिर इसको गला के प्रगालक स्थल तक भारी अयस्क का पहुंचना, शोधशाला से कैल्शियम युक्त पेट्रोलियम और कोक और कोयला खान से पिच, ये तीन चार चीज़ें यहाँ से ली जाती हैं। फिर क्रायोलाइट एक पिघली धातु है जो इलेक्ट्रोलाइट का काम करती है। क्रायोलाइट तैयार होता है, ये एल्यूमिनियम प्रगालक होता है। इस तरह से एल्यूमिनियम प्रगालक, एल्यूमिनियम के लिए ना बहुत ज़्यादा बिजली की आवश्यकता होती है। अगर आपको कोई पूछे ना कि विद्युत आधारित उद्योग कौन सा है तो वह एल्यूमिनियम उद्योग होता है, क्योंकि देखो एल्यूमिनियम प्रगालन के लिए बिजली आप देखो 18,600 किलोवाट प्रति टन अयस्क, मतलब इतनी विद्युत, एक टन अयस्क बनाने के लिए 18,600 किलोवाट बिजली की आवश्यकता होती है। इसलिए एल्यूमिनियम को शक्ति आधारित उद्योग भी कहा जाता है। इस तरह से एल्यूमिनियम तैयार किया जाता है। स्थापना के लिए दो महत्वपूर्ण आवश्यकता है, एक तो नियमित ऊर्जा की आपूर्ति तथा कम कीमत पर कच्चे माल की सुनिश्चितता। मतलब एक तो बिजली अच्छे से मिलनी चाहिए और हमें कच्चा माल अच्छे से मिलना चाहिए। फिर आगे कुछ क्रियाकलाप दिया गया है, बच्चों के लिए है, आपके लिए नहीं है। हम आगे पढ़ते हैं। रसायन उद्योग। भारत में रसायन उद्योग तेजी से विकसित हो रहा और फैल रहा है। इसकी भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 3% की है तथा यह उद्योग एशिया का तीसरा बड़ा और विश्व का आकार की दृष्टि से 12वें स्थान पे है। भारत तो विश्व का तीसरा बड़ा उद्योग है और भारत का इस उद्योग में 12वां स्थान है। इसमें लघु और वृहद दोनों प्रकार की विनिर्माण इकाइयां सम्मिलित हैं। अकार्बनिक और अकार्बनिक दोनों क्षेत्रों में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई है। अकार्बनिक रसायनों में क्या क्या तैयार होता है? कुछ अकार्बनिक रसायन होते हैं, कुछ कार्बनिक रसायन होते हैं। तो अकार्बनिक रसायनों में सल्फ्यूरिक अम्ल, जिससे उर्वरक, कृत्रिम वस्त्र, प्लास्टिक, गोंद, रंग-रोगन, डाई आदि के निर्माण में प्रयुक्त होते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल चाहिए, नाइट्रिक अम्ल, क्षार, सोडा ऐश, और सोडा ऐश किसमें? कांच, साबुन शोधक या अपमार्जक और कांच में प्रयुक्त होने वाले रसायन तथा कास्टिक सोडा भी शामिल होते हैं। इन उद्योगों का देश पे विस्तृत फैलाव है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें मिलती हैं और बहुत सारी जो मतलब बहुत सारे उद्योगों में ये यूज़ होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो रसायनों का उद्योग उर्वरक उद्योग में भी है, वस्त्र उद्योग में भी है, प्लास्टिक उद्योग में भी है। हर चीज़ में हमको रंग रोगन वगैरह इन सब की ज़रूरत होती है, तो अलग अलग उद्योगों में फैले होते हैं, इसलिए यह अलग अलग जगह पे फैले हुए हैं। कार्बनिक रसायनों में पेट्रो रसायन भी शामिल है, जो कि ये तो अकार्बनिक रसायन थे, ठीक है। अब कार्बनिक रसायनों में पेट्रो रसायन भी शामिल है, जो कि कृत्रिम वस्त्र, कृत्रिम रबर, प्लास्टिक, रंजक पदार्थ तथा दवाइयाँ, औषध रसायनों को बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। ये उद्योग तेल शोधनशालाओं और पेट्रो रसायन संयंत्रों के समीप स्थापित किए जाते हैं। रसायन उद्योग अपने आप में एक बड़ा ही उपभोक्ता भी है तथा आधारभूत रसायन एक प्रक्रिया द्वारा अन्य रसायन उत्पन्न करते हैं, जिनका उपयोग औद्योगिक अनुप्रयोग, कृषि और उपभोक्ता बाजारों के लिए किया जाता है। ऐसे ही उत्पादों की सूची बनाएं। इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा कम ध्यान देना है, ठीक है। उर्वरक उद्योग। उर्वरक उद्योग नाइट्रोजनी उर्वरक, मुख्यतः यूरिया और फास्फेट उर्वरक मतलब डीएपी तथा अमोनिया फास्फेट और मिश्रित उर्वरक, तीन मुख्य पोषक उर्वरक नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटाश के उत्पादन क्षेत्रों के इर्द गिर्द ही केंद्रित होते हैं। तो क्या क्या बनता है इसे? फास्फेट उर्वरक, अमोनियम फास्फेट और मिश्रित उर्वरक, है ना। और इसके लिए तीन मुख्य उर्वरक होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटाश। तो इनके आसपास ही यह उद्योग होता है, क्योंकि हमारे देश में वाणिज्यिक रूप से किसी भी रूप में प्रयुक्त होने वाला पोटाश या पोटेशियम यौगिकों के भंडार नहीं है। पोटाश हम विदेशों से आयात करते हैं। हरित क्रांति के पश्चात यह देश के अन्य अनेक भागों में फैल गया। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल राज्य में कुल उर्वरक उत्पादन का लगभग 50% तैयार करते हैं। तो कहाँ उर्वरक ज़्यादा होता है? एक तो गुजरात में, एक तमिलनाडु में, यूपी, पंजाब और केरल में। अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्रों में आंध्रा, ओडिशा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, पश्चिमी बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और कर्नाटक है। मतलब भारत में लगभग हर जगह ही थोड़ा थोड़ा उर्वरक पैदा होता है, मतलब पैदा करते हैं हम लोग। अब सीमेंट उद्योग महत्वपूर्ण उद्योग है। सीमेंट उद्योग भी निर्माण कार्यों जैसे घर, कारखाने, पुल, सड़कें, हवाई अड्डा, बांध और अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों के निर्माण में सीमेंट आवश्यक है। और इस उद्योग को भारी और स्थूल और कच्चे माल, मतलब इसके लिए भी जो कच्चा माल प्रयुक्त होता है वह भारी होता है, जैसे कि चूना पत्थर, सिलिका, जिप्सम।
इसके लिए कौन कौन सा कच्चा माल चाहिए? चूना पत्थर चाहिए, सिलिका चाहिए और जिप्सम चाहिए। इसका उपयोग होता है रेल परिवहन के अतिरिक्त इसमें कोयला और विद्युत ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है। परिवहन में हम कौन सा परिवहन यूज़ करेंगे? रेल परिवहन। और इसके अलावा कोयला भी चाहिए इसके लिए, क्योंकि वही है, आग जलाने के लिए कोयला चाहिए इसमें, और विद्युत ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है। इस उद्योग की इकाइयाँ गुजरात में लगाई गई हैं, क्योंकि यहाँ पे खाड़ी देशों से बाजार की उपलब्धता, गुजरात से हम तुरंत खाड़ी देशों में सीमेंट भेज सकते हैं, इसलिए ज़्यादा सीमेंट हमारे गुजरात के आसपास उत्पादित की जाती है। पहला सीमेंट कारखाना सन 1904 में चेन्नई में लगाया गया था और स्वतंत्रता के पश्चात इस उद्योग का प्रसार हुआ। स्वतंत्रता से पहले हमने 1904 में चेन्नई में पहला सीमेंट का कारखाना लगाया गया था। गुणवत्ता में सुधार भारत की एक बड़ी घरेलू मांग के अतिरिक्त पूर्वी एशिया, मध्य पूर्व अफ्रीका और दक्षिणी एशिया के बाजारों में मांग बढ़ी है और यह उत्पादन और निर्यात दोनों के रूप में ही प्रगति पर है। इस उद्योग को बनाए रखने के लिए पर्याप्त घरेलू मांग और पूर्ति में वृद्धि करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ये कह रहा है कि जो भारत का जो सीमेंट है ना, वो मोस्टली किस तरफ से निर्यात होता है भारत का? ये जो दक्षिण केंद्र है इस तरफ निर्यात होता है, मतलब मध्य पूर्व के देशों में, अफ्रीकी देशों में और ऊपर की तरफ थोड़े बहुत एशियाई देशों में इस तरह से निर्यात किया जाता है। इसलिए निर्यात की मांग बढ़ने के कारण और घरेलू मांग बढ़ने के कारण उद्योग में भी वृद्धि हुई है। मोटर गाड़ी उद्योग। मोटर गाड़ी यात्रियों के सामान के तीव्र परिवहन का साधन है। भारत में विभिन्न केंद्रों पर ट्रक, बसें, कारें, मोटरसाइकिल, स्कूटर, तिपहिया और बहुउपयोगी वाहन निर्मित किए जाते हैं। उदारीकरण के पश्चात नए और आधुनिक मॉडल के वाहनों का बाजार भी और वाहनों की मांग भी बढ़ी है, जिससे कि इस उद्योग में विशेषकर कार, दोपहिया, तिपहिया वाहनों में अपार वृद्धि हुई है। और यह उद्योग भारत के दिल्ली में, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर और बेंगलुरु के आसपास स्थित है। मुख्यतः बड़े बड़े शहरों के आसपास मोटर गाड़ी उद्योग अपना स्थित है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित जो भी उद्योग है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के अंतर्गत आने वाले उत्पादों में ट्रांजिस्टर से लेकर टेलीविजन, टेलीफोन, सेल्युलर, टेलीकॉम, टेलीफोन एक्सचेंज, रडार, कंप्यूटर, दूरसंचार उद्योग के लिए उपयोगी अनेक अन्य उपकरण तक बनाए जाते हैं। जो भी मतलब सारी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं वो सारी इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में बनाई जाती हैं। ये HCL रूपनगर में केबल निर्माण चल रहा है। पश्चिम बंगाल में जो HCL का कारखाना है वहाँ पे केबल का निर्माण किया जा रहा है, वो फोटो यहाँ पे दिखाई गई है। बेंगलुरु में इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभरा है। बेंगलुरु में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बनाई जाती हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान के अन्य उत्पादक केंद्रों में मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता और लखनऊ, वही ये मेट्रो सिटीज़ के आसपास ही ये उद्योग डेवलप होगा, क्योंकि वहाँ पे इन चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होती है। इस उद्योग का सर्वाधिक संकेंद्रण बेंगलुरु, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और पुणे में है। यह भी अत्यंत रोचक है कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के सफल होने के कारण हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का निरंतर विकास हुआ है। अब औद्योगिक प्रदूषण, हमने सारे उद्योग पढ़ लिया। अब उद्योगों से प्रदूषण और पर्यावरण को क्या नुकसान पहुंचता है, पर्यावरण निम्नीकरण कैसे होता है, वो पढ़ेंगे। भारतीय उद्योगों की भारतीय अर्थव्यवस्था की, यद्यपि उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है, तथापि इनके द्वारा बढ़ते भूमि, वायु, जल और पर्यावरण प्रदूषण को भी नकारा नहीं जा सकता। 4 प्रकार के प्रदूषण उद्योग करते हैं: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। प्रदूषण करने वाले उद्योगों में ताप विद्युत गृह भी शामिल हैं। किन किन में? मतलब इन सारी चीज़ों से, मतलब सारे प्रकार के प्रदूषण उद्योगों से फैलते हैं। वायु प्रदूषण, जब वायु में अधिक अनुपात में अनचाही गैसों की उपस्थिति हो जाए, मतलब जितनी मात्रा में गैसें जो होनी चाहिए उसका अनुपात बदल जाए, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का वायु प्रदूषण का कारण है। सबसे ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड वायु को प्रदूषित करती है। वायु में निलंबित कणनुमा पदार्थों का, ठोस और द्रव्य दोनों ही प्रकार के कण होते हैं, जैसे कि वायुमंडल में धूल भी होती है, स्प्रे, कुहासा, धुआं, ये सब होते हैं। रसायन व कागज उद्योग, ईंट के भट्टे, तेल शोधनशालाएं, प्रगलन उद्योग, जीवाश्म ईंधन दहन तथा छोटे बड़े कारखाने प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन करते हैं और धुआं को निष्कासित करते हैं। जहरीली गैसों का रिसाव बहुत ही भयानक और दूरगामी प्रभाव वाला हो सकता है। क्या आप भोपाल गैस त्रासदी के विषय में जानते हैं? वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य, पशुओं, पौधों, इमारतों तथा पूरे पर्यावरण पर प्रभाव डालते हैं। तो आपको ये सब बताने की जरूरत नहीं है, बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं कि वायु प्रदूषण किस तरह से उद्योगों से होता है और किस तरह से हमको नुकसान पहुंचाता है।
जल प्रदूषण उद्योगों द्वारा कार्बनिक और अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों के नदी में छोड़ने से जल प्रदूषण फैलता है तथा जल प्रदूषण के प्रमुख कारक है कागज, लुगदी, रसायन, वस्त्र, रंगाई, तेल शोधनशालाएं, चमड़ा और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग है। मतलब जल प्रदूषण वो भी सारे उद्योग जिनमें जल का ज्यादा उपयोग होता है, जैसे कागज उद्योग में पानी बहुत चाहिए, लुगदी, रसायन उद्योग, इन सब में पानी चाहिए और जिनको भी पानी चाहिएगा फिर वो पानी को प्रदूषित कर देते हैं, तो इन सब से जल प्रदूषित होता है। भारत में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी वाले कुछ पार्क्स के नाम दिए गए हैं, कहाँ कहाँ पे? श्रीनगर में है, मोहाली में है, नोएडा में है, जयपुर में, गांधीनगर, इंदौर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, भुवनेश्वर, कोलकाता, बेंगलुरु, मैसूर और तिरुवनंतपुरम में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स लगाए गए हैं। ये उद्योग जो रंग, अपमार्जक, अम्ल, लवण और भारी धातुएं जैसे कि सीसा, पारा, कीटनाशक, उर्वरक, कार्बन, प्लास्टिक और रबर सहित कृत्रिम रसायन आदि जल में वाहित करते हैं। मतलब बहुत सारी खराब चीजें जल में छोड़ देते हैं। भारत में मुख्य अपशिष्ट पदार्थों में फ्लाई ऐश, फोस्को जिप्सम, लोहा इस्पात की अशुद्धियां आदि हैं। इसके अलावा है तापीय प्रदूषण। जब कारखानों तथा तापघरों में गर्म जल को बिना ठंडा किए ही नदियों और तालाबों में छोड़ दिया जाता है तो तापीय प्रदूषण फैलता है। अब आप समझ लो तापीय प्रदूषण होता क्या है। जैसे कारखानों में हमने पानी यूज़ किया और वो बहुत गर्म हो जाता है, उसको हम बिना ठंडा किए ही वापस नदी और तालाबों में छोड़ देते हैं, तो इस प्रकार का जो प्रदूषण है वह तापीय प्रदूषण कहलाता है। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के अपशिष्ट, परमाणु शस्त्र उत्पादकों कारखानों में कैंसर, जन्मजात विकार, अकाल प्रसव जैसी बीमारियां होती हैं तथा मृदा और जल प्रदूषण आपस में संबंधित होते हैं, क्योंकि पानी प्रदूषित होगा तो मिट्टी भी प्रदूषित होगी। मलबे के ढेर, विशेषकर कांच, हानिकारक रसायन, औद्योगिक बहाव, पैकिंग, लवण तथा कूड़ा करकट मृदा को अनुपजाऊ बनाते हैं और वर्षा जल के साथ ये प्रदूषक जमीन से रिसते हुए भूमिगत जल तक भी पहुंच जाते हैं और भूमिगत जल को भी प्रदूषित कर देते हैं। मिट्टी में हम जो अपशिष्ट छोड़ देते हैं, कारखानों के ढेर मतलब अपशिष्ट का ढेर लगा देते हैं, वो धीरे धीरे मिट्टी के अंदर भी चले जाते हैं और फिर पानी के साथ में हमारे जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको भी प्रदूषित कर देते हैं। ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण से खिन्नता और उत्तेजना ही नहीं वरन स्वर्ण अक्षमता, असक्षमता, हृदय गति, रक्तचाप और अन्य कायिक व्यथाएं भी बढ़ती है। ध्वनि प्रदूषण से हमारा मतलब माइंड खराब हो जाता है, एकदम चिड़चिड़े हो जाते हैं। दूसरा कि सुनने की जो कैपेसिटी है वो कम होने लगती है, हार्ट बीट बढ़ने लगती है, जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ने लगता है, ये सारी बीमारियां हो जाती हैं। अनचाही ध्वनि उत्तेजना और मानसिक चिंता का भी स्रोत है। औद्योगिक निर्माण कार्य, कारखानों के उपकरण, जनरेटर, लकड़ी के चीरने के कारखाने, गैस, यांत्रिकी और विद्युत ड्रिल भी अधिक ध्वनि उत्पन्न करते हैं। मतलब आपको पता है कारखानों से इस तरह की ध्वनियाँ निकलती है, कई बार तो दिमाग खराब हो जाता है। कई बार जैसे किसी पास में कोई कारखाना हो, जैसे पहले मैं जिस घर में रहती थी ना या जॉब की वजह से, उसके सामने वो था, जस्ट घर के सामने वेल्डिंग वाली शॉप थी, है ना, और वो सारे दिन झे झे ऐसे करता रहता, तो सारे दिन मतलब अगर सर्दियों की दोपहर में, गर्मियों में तो चलो फैन कूलर वगैरह चलते रहते थे, सर्दियों की दोपहर में तो आप सो जाओ, इतनी भयानक आवाज़ आती थी कि दिमाग ऐसे खराब हो जाता था, है ना। तो इस तरह के कारखाने मन में क्या उत्पन्न करते हैं, खिन्नता उत्पन्न करते हैं। पर्यावरण निम्नीकरण की रोकथाम, कैसे हम इसको बचा सकते हैं। कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग 8 गुना स्वच्छ जल प्रदूषित हो जाता है। जब 1 लीटर किसी कारखाने से गंदा पानी निकला, वह 8 लीटर पानी को प्रदूषित कर देता है। औद्योगिक प्रदूषण से स्वच्छ जल को कैसे बचाया जा सकता है, इसके कुछ सुझाव दिए गए हैं, किस तरह से हम पानी को हमारे को बचा सकते हैं। विभिन्न प्रक्रियाओं में जल का न्यूनतम उपयोग तथा जल को 2 या अधिक उत्तरोत्तर अवस्थाओं में पुनर्चक्रण द्वारा पुनः उपयोग कर सकते हैं। एक तो कि जल का कम से कम उपयोग करें और दूसरा फिर जल का पुनर्चक्रण, मतलब जैसे एक बार जल यूज कर लिया फिर उसको वापस सही पानी में मिला देते हैं, उसको एक ही बार नहीं 2-3 बार यूज करो, है ना, पुनर्चक्रण करो। जल की आवश्यकता पूर्ति हेतु वर्षा जल संग्रहण, हमेशा तालाबों नदियों में से ही कारखानों में जल नहीं लिया जाए, अगर उनको जरूरत है तो वर्षा के पानी को स्टोर करके रख ले अपने लिए, उसका उपयोग कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा नदियों तालाबों में गर्म जल तथा अपशिष्ट पदार्थों को प्रवाहित करने से पहले उनका शोधन करना। जो भी गंदा पानी उन्होंने किया है उनको डायरेक्ट नदियों में बहाने से पहले उसको शोधित कर लें और फिर ही बहाएं। औद्योगिक अपशिष्ट का शोधन 3 चरणों में किया जा सकता है। पहला, यांत्रिक साधनों द्वारा प्राथमिक शोधन, इसमें अपशिष्ट पदार्थों की छटाई, उनके छोटे छोटे टुकड़े करना और ढकना तथा तलछट जमाव आदि सम्मिलित है। मतलब पानी में से अपशिष्ट पदार्थों की छटाई कर लेते हैं, फिर भी जो अपशिष्ट
अवशिष्ट बचते हैं उनके छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं, और मतलब ढकना, तलछट, जमाव, ये सब है। द्वितीयक जैविक प्रक्रियाओं द्वारा भी शोधन करते हैं, जैसे कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनके द्वारा भी पानी को शुद्ध किया जा सकता है। और तीसरा, जैविक, रासायनिक और भौतिक क्रियाओं द्वारा तृतीयक शोधन भी किया जा सकता है। इससे अपशिष्ट जल को पुनर्चक्रण द्वारा पुनः उपयोग योग्य भी बनाया जा सकता है। बहुत सारी जैविक, रासायनिक ऐसी प्रक्रियाएं हमने ढूंढ रखी हैं जिनसे भी पानी को शोधित किया जा सकता है। जहाँ भूमिगत जल का स्तर कम है वहाँ उद्योगों द्वारा इसके निष्कासन पर कानूनी प्रतिबंध होना चाहिए। वहाँ वायु में निलंबित प्रदूषण को कम करने के लिए कारखानों में ऊंची चिमनियां होनी चाहिए, है ना, और चिमनियों में इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपण, स्क्रबर उपकरण तथा गैसीय प्रदूषित पदार्थों को जड़त्वीय रूप से पृथक करने के लिए भी उपकरण होने चाहिए। मतलब एक तो चिमनियाँ ऊंची होनी चाहिए, और चिमनियों में मतलब जो गैस और वो सब निकल रहा है उसको प्यूरिफाई करने के लिए प्यूरिफायर लगाने चाहिए। कारखानों में कोयले की अपेक्षा तेल व गैस के प्रयोग से धुएं के निष्कासन में कमी लाई जा सकती है ना। तेल और गैस का अगर प्रयोग करें तो धुआं कम निकलता है। मशीनों व उपकरणों का प्रयोग किया जा सकता है तथा जनरेटरों में साइलेंसर लगा के हम ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकते हैं। ऐसी मशीनरी का प्रयोग किया जाए जो ऊर्जा सक्षम हो तथा कम ध्वनि प्रदूषण करे, मतलब जो कम ऊर्जा भी कम खर्च करे और ध्वनि प्रदूषण भी कम करे, ऐसी मशीनरी को उपयोग कर सकते हैं। ध्वनि अवशोषित करने वाले उपकरणों का इस्तेमाल करके कानों पर शोर नियंत्रण उपकरण भी पहनना चाहिए। जो लोग फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं उनको ऐसे उपकरण भी पहनाने चाहिए। सतत पोषणीय विकास की चुनौतियों के लिए पर्यावरणीय संचेतना से युक्त आर्थिक विकास की जरूरत है। कितनी हार्ड लैंग्वेज लिख दी यार, हम तो मेंस की कॉपियों में इतने हार्ड नहीं लिखते थे, 10वीं के बच्चों के लिए इतनी हार्ड लैंग्वेज लिख दी। देखो क्या लिखा है, संचेतना से युक्त आर्थिक विकास, पर्यावरणीय संचेतना से युक्त आर्थिक विकास। वाह थोड़ा तो बच्चों के बारे में सोचो यार। तो राष्ट्रीय ताप विद्युत गृह एनटीपीसी द्वारा दिखाया गया एक मार्ग, इन्होंने एनटीपीसी ने कोई सॉल्यूशन दिखाया, चाहो तो पढ़ सकते हो, बाकी हमारे किसी काम का नहीं है। हमारा चैप्टर यहाँ पे पूरा होता है, और बड़ा ही लंबा पार्ट था। और आजकल क्योंकि एनसीईआरटी बुक्स चला रखी है तो हमारे समझने वाले पार्ट आते हैं ना, फैक्चुअल चीज़ें कम होती है और मतलब जो समझने वाली चीज़ें हैं वो ज़्यादा होती है। शायद लास्ट चैप्टर बचा है भारतीय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, 2-3 लेक्चर्स में ये चैप्टर पूरा करके, और फिर हम मतलब इसमें परिवहन दे रखा है हमारा, परिवहन पूरा करके और फिर हम करेंगे 11वीं की ज्योग्राफी स्टार्ट। इसके बाद में हमारी ये वाली एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी। 2 क्लासों की इसमें लगेंगे, हमें 3 वीडियोस तो लगेंगे क्योंकि बड़ा चैप्टर है, छोटा नहीं है, ठीक है। और उसके बाद में हम अगले क्लास के एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं कमेंट बॉक्स में नीचे आप जवाब दे सकते हो। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।